नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास में। तो उत्तराखंड के इतिहास में जो हमारी सीरीज चल रही थी, वह चल रही थी गढ़वाल में पवार वंश। ठीक है। गढ़वाल में पवार वंश के तहत हमने गढ़वाल में पवार वंश के कुछ शासकों के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया था। जो अंतिम शासक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वह था अजयपाल। ठीक है, अजयपाल के बारे में हमने समस्त जानकारी जो है वह ले ली थी और अच्छे से इसको समझ लिया था। तो अजयपाल के बाद जो अगला शासक हुआ वह हुआ कल्याण चंद। ठीक है, सॉरी, कल्याण पाल। कल्याण पाल के बारे में ऐसी कुछ जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसके बाद रहा सुंदरपाल, हसदेव और विजयपाल। इन चारों ही जो शासक हैं इनके बारे में कुछ ऐसी खास जानकारी नहीं है। जो विजयपाल है इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है कि इसने जो दापा प्रदेश था, ठीक है, दापा यानी कि वर्तमान जो है तिब्बत प्रदेश, ठीक है, क्योंकि पिछले जो हमारा इतिहास था उत्तराखंड का, उसमें उत्तराखंड के निवासियों का तिब्बत के साथ व्यापार बहुत ही अच्छे से होता था। ठीक है, तो इनके व्यापार की यहाँ पे वर्णन मिल जाता है आपको उत्तराखंड के इतिहास में हर जगह पे। तो उसी में जो दापा प्रदेश था तिब्बत का, वहाँ पे इसने आक्रमण किया था। हालांकि इसको यहाँ पे हार मिली थी, ऐसी जीत इसको नहीं मिली थी। परंतु एक मुख्यतः हो जाता है कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक कौन था। तो पहला पवार शासक हो जाएगा हमारा विजय पाल। विजय पाल के बाद जो अगला हमारा पवार वंश का शासक आया वह आया सहजपाल। ठीक है, सहजपाल का अगर कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल रहा 1547 से 1575 ईस्वी तक। सहजपाल के बारे में जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वह हैं कि सहजपाल के दो ताम्रपत्र जो हैं प्राप्त हुए हैं देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। ठीक है, और ये दो जो ताम्रपत्र हैं वह किस सन के हैं? एक है 1547 का और एक है 1561 का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सहजपाल के 1547 1561 के दो ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में मिले हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसके कुल अभिलेखों की तो सहजपाल के 5 कुल अभिलेख जो हैं अभी तक प्राप्त हुए हैं। और बात करें अगर इसके कुमाऊं में समकालीन कौन था, कई बार पूछ लेता है कि कुमाऊं सहजपाल का जो कुमाऊं समकालीन राजा कौन था। तो कुमाऊं में और गढ़वाल के इनके समकालीन राजा भी आपने याद रखने होंगे, इनको ध्यान में देना होगा। कभी कभार पूछ लेता है, खासकर कि यूके ट्रिपल एससी तो पूछ लेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऊटपटांग ये सवाल बनाता है उस तरीके से इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो और हमारी जो अभी पुलिस की विज्ञप्ति आई है वह यूके ट्रिपल एससी कंडक्ट करा रही है। तो जितने भी युवा साथी हमारे उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वह हमारी जो उत्तराखंड की सीरीज चल रही इतिहास की उसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। आपको अगर नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा जितने भी हमारे ये नोट्स हैं। ठीक है, परंतु मेहनत कीजिए। 2000 पुलिस के पद यहाँ नहीं होते, बहुत सारे पद हैं। तो आपने क्या करना है, इस बार अपनी वर्दी लेके जाना है। 2025 में आपको पुलिस उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहननी है। इसी के साथ कनिष्ठ सहायक हैं, बहुत सारे को कनिष्ठ सहायक के पद पर बैठना है। सीचपाल में विज्ञप्ति आ रखी है, वहाँ बैठना है। ठीक है, विज्ञप्ति आने वाली है, अभी आई नहीं है, तो वहाँ सीचपाल में जाना है। तो बहुत सारे विभागों में विज्ञप्ति अभी आई हैं, आएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फुल कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, तो हम अब टॉपिक में आते हैं। तो इसका समकालीन कौन था? बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद इसके कुमाऊं के क्या थे? समकालीन राजा थे। और इसी के साथ ये तो कुमाऊं की बात करें, और अगर केंद्र की बात करें तो दिल्ली में उस समय पे जो शासक था वह कौन था? अकबर था। कई बार पूछ लेता है कि इनमें से अकबर का समकालीन पवार शासक कौन था, या फिर इस तरीके से भी पूछ लेता है कि कुमाऊं में अकबर के समकालीन कौन था। तो आप लोगों को जो मुख्य मुख्य शासक हैं केंद्र में दिल्ली सरकार में, उनके समकालीन कुमाऊं और
गढ़वाल के शासक भी देखने हैं। ठीक है, तो भरत कवि एक महान कवि रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास में। इनकी एक जो रचना है वह है मानोदय काव्य। तो इसी मानोदय काव्य में भरत कवि ने सहजपाल को राजनीतिक चतुर व कुशल प्रशासक कहा है, यानी कि सहजपाल के लिए इन्होंने राजनीतिक चतुर व कुशल प्रशासक नाम का संबोधन किया है। ठीक है, तो सहजपाल के बाद जो इसका अगला शासक आया पवार वंश का, वह आया सहजपाल का पुत्र बलभद्र शाह। ठीक है, अब बलभद्र शाह के जो राजा है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि यह पहला पवार शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इससे पहले तक हम जो पवार वंश है इसमें हर कोई राजा क्या लिख रहा था, पाल लिख रहा था अपने नाम के पीछे। परंतु जो बलभद्र शाह है इसने किसकी पाल की जगह किसका प्रयोग किया, शाह का प्रयोग किया। तो शाह की उपाधि धारण करने वाला बलभद्र शाह पहला पवार शासक था। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। विगत जो परीक्षाएं हैं उसमें भी बहुत बार ये सवाल आ चुका है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ यह पहला पवार शासक रहा जिसने चित्रशाला, ये चित्त नहीं क्या है, चित्रशाला की नींव रखी। और चित्रशाला इसने अपने जो राज दरबार है वहाँ पे स्थापित की, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के चित्रों को इसने संग्रहित किया अपने चित्रशाला में। ठीक है, तो पहला पवार शासक हो जाएगा जिसने चित्रशाला की नींव रखी। इसी के साथ साथ बलभद्र शाह है, ठीक है, ये कुमाऊं के जो शासक थे रुद्रचंद, उनके बीच 1581 में गालदम का युद्ध हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में। ठीक है, और इसी के समय पे जो गढ़वाल और कुमाऊं में है इसमें एक अस्तर जो संबंध है वह स्थापित हो गए थे। ठीक है, क्योंकि बार बार आक्रमण की वजह से गढ़वाल और जो कुमाऊं है उसका संबंध जो है गड़बड़ा गया था, विवादित स्थिति में आ गया था। ये गालदम जो युद्ध है उसी के बाद ही इसने शाह की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। ठीक है, और बात करें बलराम शाह, राम शाह नाम से इसका उल्लेख अकबरनामे में भी मिलता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि राम शाह नाम से किस पवार शासक का उल्लेख मिलता है, तो किसका मिलता है, बलभद्र शाह का। और कहाँ मिलता है, अकबरनामा में। ठीक है, बलभद्र शाह के बाद जो अगला शासक रहा वह रहा हमारा मानसा। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1591 से 1611 ईस्वी तक इसका क्या रहा, कार्यकाल रहा। ठीक है, और इसके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं वह रही कि इसने जो भोट राजा था द्वापा का, ठीक है, उसके शासक काकवा मोर को पराजित किया। भोट राजा था काकवा मोर, उसको पराजित किया था। और इसी के साथ यह तिब्बत पर विजय करने वाला पहला शासक बन गया। ठीक है, तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक अलग था, परंतु ये क्या है, तिब्बत पर एक सफल अभियान करने वाला। ठीक है, भोट राजा यानी कि द्वापा क्षेत्र ये कहाँ था, तिब्बत में था। ठीक है, वहां के शासक काकवा मोर को इसने क्या किया, पराजित किया, जिसके बाद यह तिब्बत पर सफल अभियान करने वाला पहला पवार शासक बन गया। कौन, हमारा मानसा। ठीक है, तो मानसा ने इसी तिब्बत में जब दापा में अभियान किया था तो 1000 स्वर्ण कलश, ठीक है, 1000 सोने के कलश इसने वहां से लूटे थे और उनको कहाँ पे, गौरी मठ में स्थापित किया था। ठीक है, और यह अगर बात करें कुमाऊं में किसके समकालीन था, तो रुद्रचंद और लक्ष्मी चंद के ये क्या था, समकालीन था। ठीक है, और अगर बात करें लक्ष्मी चंद ने ही कितनी बार, 8 बार आक्रमण किया था, किसके साथ, मानसाह के साथ। ठीक है, 7 बार ये कह रहा था लक्ष्मी चंद। हमने चंद वंश में इसके बारे में बात की है। अगर आप चंद वंश के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उत्तराखंड के इतिहास हमारी जो प्लेलिस्ट है
वहाँ पे आपको चंद्रवंश की पूरी सीरीज मिल जाएगी। आप वहाँ पे पूरा चंद्रवंश अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया था, किस पर? मानसा पर। और 8वीं बार इसको क्या मिली थी? आक्रमण करने पर आंशिक जीत मिली थी। जो मानसा का सेनापति था खतड़ सिंह, ठीक है, इसको इसने क्या किया था? मौत के घाट उतार दिया था। तो इसलिए इसने अपनी क्या की? इसको आंशिक विजय घोषित की। और इसी के उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतड़वा जो त्योहार है वह मनाया जाता है, ठीक है। और इसने छपराड़ भोट प्रदेश पर भी अपना क्या किया था? अधिकार किया था। इसने अपने जो दरबार है वहाँ पे विद्वानों को आश्रय दिया था। इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि किस पवार शासक ने अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दिया था? तो किसने दिया था? हमारा मानसा ने, ठीक है। मानसा ने ही चमोली में अलकनंदा जो नदी है उसके तट पर मानपुर नामक नगर की स्थापना की, ठीक है। और जो भरत कवि है, मैंने अभी बताया था कि इसका मानोदय काव्य रचना है इसकी, तो इसमें इसने मानसा की तुलना बलि व कर्ण से की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा कि भरत कवि ने या फिर मानोदय काव्य में किस पवार शासक की तुलना बलि व कर्ण से की गई है? तो किसने की गई है? मानसा। और जीतू बगड़वाल के जो पवाड़े हैं उसमें भी मानसा का उल्लेख मिलता है। जीतू बगड़वाल जो गढ़वाल क्षेत्र के हैं, उनको पता होगा कि जीतू बगड़वाल के जो पवाड़े हैं वह गाए जाते हैं, यानी कि इसकी वीर गाथा गाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। कुमाऊं में भी बहुत फेमस है जीतू बगड़वाल के पवाड़े, खासकर जो गढ़वाल क्षेत्र में वहाँ पे यह अधिकतर फेमस है, ठीक है। जीतू बगड़वाल में की बहुत ही एक प्रमुख कहानी है, आप यूट्यूब में जाके उसको सर्च करके देख सकते हैं। और जो इनकी एक गाना है पांडवास करके यूट्यूब चैनल है, मेरे को बहुत ही पसंद है। पांडवास चैनल यूट्यूब चैनल है, उन्होंने पूरी उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बचाए रखा है। और उनका ही एक जीतू बगड़वाल गाना जो है मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बहुत सुनता हूँ उसको, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में जीतू बगड़वाल की जो कहानी है वह समझ में आ जाएगी। क्योंकि पांडवास जो है बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति को अपने गानों के माध्यम से संजो के रखा है, ठीक है। और आपको तड़कते भड़कते गाने तो नहीं मिलेंगे वहाँ पे, परंतु ये है कि जो उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित गाने हैं वह आपको वहाँ पे संजो के मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मेरा वह क्या है? एक फेवरेट यूट्यूब चैनल है, ठीक है। पांडवास करके है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे गाने गाए हैं। उसी में से एक जीतू बगड़वाल का गाना भी है जिसमें जीतू बगड़वाल की जो संबंधित कहानी है उसको शॉर्ट टर्म में उन्होंने बताया है, ठीक है। तो जीतू बगड़वाल के जो पवाड़े हैं उसमें किसका उल्लेख मिलता है? हमारा मानसा का उल्लेख मिलता है। और इसी के समय यानी कि मानसा के ही समय 1608 और 1611 ईस्वी के बीच यूरोपीय यात्री विलियम फिंच गढ़वाल आया था, ठीक है। अब विलियम फिंच के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो विलियम फिंच ने जब अपनी पुस्तक लिखी, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, तो इसने बताया कि जो गढ़वाल का राजा है, ठीक है, एक मतलब हास्यप्रद तरीके से इन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि गढ़वाल का राजा इतना अमीर है कि वह सोने की थाली में खाता है और सोने की चम्मच से खाना खाता है, और जिस थाली में एक बार खाना खा लेता है उसको फेंक देता है। यानी कि आप इस कथन से, ठीक है, यह देख सकते हैं कि उस समय का जो राजा था या गढ़वाल शासन था वह कितना समृद्ध था। हालांकि इस कथन में पूरी सच्चाई नहीं होगी कि एक बार वह खाना खा रहे हैं फिर उस पतीले को ही, सोने के पतीले को फेंक दे रहे हैं, ठीक है। परंतु इस कथन से उनका यह आशय होगा, यानी कि विलियम फिंच का यह आशय होगा कि गढ़वाल जो राज्य था उस समय बहुत ही समृद्ध था, वहाँ का राजा समृद्ध था, वहाँ की जनता समृद्ध थी, क्योंकि उनकी जो समृद्धि है वह सोने से वहाँ पे क्या देखी जा सकती थी, ठीक है। तो विलियम फिंच का बहुत ही कथन है ये
ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और विलियम फिंच की यात्रा के बारे में पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट है कि विलियम फिंच किसके समय आया था, तो किसके समय आया था, मानसा के समय पर आता। 1608 से 1611 ईस्वी के बीच यह गढ़वाल में गुजरा था। इसके बाद यह चीन तिब्बत की यात्रा में चले गया था। ठीक है, मानसा को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त हुई थी और इसका सेनापति था कालो सिंह भंडारी। ठीक है, माधो सिंह भंडारी, अभी आगे को पढ़ोगे। और गढ़वाल में माधो सिंह भंडारी के जो भड़ों हैं वह गाए जाते हैं, यानी कि वीर गाथा आज भी गाई जाती है माधो सिंह भंडारी की। तो माधो सिंह भंडारी के ही पिता थे कालो सिंह भंडारी, यह मानसा के सेनापति थे। तो मानसा ने इनको स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी, क्योंकि जो दापा अभियान है वहाँ पे कालो सिंह भंडारी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो वहाँ पे स्वर्ण जीतने के बाद, यानी कि 100,000 सोने के कलश जीतने के बाद माधो कालो सिंह भंडारी को इन्होंने स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। तो 1,000 जो आदमी 1,000 सोने के कलश जीत के लाया है, तो उसके लिए एक तरीके से जो कथन है विलियम फिंच का कि सोने की थाली में खाता था, वह गलत नहीं हो सकता, परंतु कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, पर अब इसमें ऐसा है कि संशय वाली चीज़ें हैं, एग्जैक्ट कह नहीं सकते हैं कि सच में ऐसा था या नहीं था। ठीक है, तो चलिए हम आगे को बढ़ते हैं। तो अगला शासक जो था वह था श्याम शाह, जिसका समय रहा 1611 से 1631 30 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह हैं कि इसे स्वेच्छाचारी शासक कहा गया है। फिर इसके बाद श्यामशाह ने जो मानसा है अपने पिता के नक्शे कदम में चलते हुए जो दापा तिब्बत है वहाँ पे पुनः आक्रमण किया, और इस बार यह भी क्या रहा, सफल रहा। ठीक है, एक सफल अभियान किया दापा पर इसने अपने पिता के पदकदमों पर चलते हुए। ठीक है, इसने 1621 ईस्वी में जहांगीर से आगरा में मुलाकात की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता है कि किस शासक ने जहांगीर से मुलाकात की थी, तो श्यामशाह ने की थी। कब की थी, 1621 ईस्वी में। कहाँ पे, आगरा में की थी, जहाँ पे जहांगीर ने इसे हाथी व घोड़े आदि भेंट किए थे। और इस मुलाकात का जो वर्णन है वह कहाँ पे मिलता है, तुजुक ए जहांगीर, जो कि जहांगीर पर आधारित पुस्तक है, उसमें मिलता है। इसी के साथ जहांगीर पर आधारित ही अन्य पुस्तक जहांगीरनामा में भी इस भेंट का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो तुजुक ए जहांगीर पुस्तक है उसमें शामशाह को जमींदार श्याम सिंह के नाम से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, और इस जो मुलाकात है इसका वर्णन वहाँ पे मिलता है। श्यामशाह ने श्रीनगर में श्यामशाही बागान की स्थापना की, और इसी के साथ 1620 में इसने केशोराय मठ की स्थापना की। और इसने जो मुगल और चंद वंशों से पुराने राजाओं के संबंध खराब हुए थे उनको सुधार कर मुगलों और चंदों से मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वह स्थापित किए। और जो इसका श्यामशाह का राजगुरु था, ठीक है, इसने अपना राजगुरु किसको बनाया था, शंकर देव को बनाया था। ठीक है, इन्हीं शंकर देव ने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की है। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ जो है एक तांत्रिक ग्रंथ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ था, इसके एक 11 साल के पुत्र तुलाराम शाह की क्या होगी, मृत्यु होगी। जब तुलाराम शाह 11 वर्ष के तब किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इससे इसकी जो है कोई संतान नहीं हुई। तो संतान के सुख की प्राप्ति के लिए इसने लगातार क्या किया, 60 शादियाँ की। ठीक है, गिन सकते हो आप कितनी शादियाँ की, 60 शादियाँ की। तो पूछ सकता है कभी सवाल, यूके ट्रिपल एस से तो खासकर पूछ लेगा कि किस शासक ने 60 शादियाँ की थी। तो किसने की थी, तुलाराम शाह ने की थी। क्योंकि जब इसका पहला पुत्र मरा तो फिर उसके बाद उस रानी से इसको दूसरी संतान नहीं हुई। फिर इसने एक संतान की प्राप्ति का एक सुख जो होता है या चाह जो होती है वह आदमी से कुछ भी करा लेती है।
तो उस समय के राजा तो राजा ही थे, ठीक है। तो इन्होंने एक के बाद एक शादियाँ कर ली, और एक के बाद एक शादियाँ करते करते कितनी शादियाँ कर दी, 60 शादियाँ कर दी। और 60 शादियों के बाद भी इसको किसी से भी या किसी रानी से भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो इसकी जब मृत्यु हुई 1630 में, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अलकनंदा में डूबने से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्योंकि देखिए उस समय पे जो नदियां होती थी, ठीक है, ऐसा कुछ जैसे ये नदी है, तो हम अभी तो क्या है, हम पुल के जरिए इस नदी को क्या करते हैं, पार करते हैं, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हमने इस पार जाना है तो पुल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। परंतु उस समय जो था, नदी में पुल निर्माण नहीं हुए थे, तो क्या करते थे ये लोग, एक टोकरी टाइप की बनाते थे, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें क्या बांध देंगे, एक रस्सी बांध देंगे, ठीक है। अब इस टोकरी को डालेंगे नदी में, और दूसरी तरफ से इस रस्सी के माध्यम से इस टोकरी को खींचेंगे। तो इस तरीके से क्या क्या करते थे ये लोग, नदी पार करते थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अलकनंदा नदी पार करते समय वह टोकरी पलट गई, और उस टोकरी में बैठे श्याम शाह की क्या होगी, वहां पे मृत्यु हो गई, ठीक है। और श्याम शाह की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई थी, वह हुई थी कि इसकी 60 रानियों ने क्या की, सती, अपने आप को सती प्रथा पे झोंक दिया, ठीक है। आपको पता होगा सती प्रथा क्या थी, कि जब भी कोई, या जब भी किसी रानी का या किसी औरत का पति मरता था, तो वह भी क्या करती थी, उसके साथ सती ग्रहण कर लेती थी, यानी कि उन्हीं के साथ खुद को भी मौत के आगोश में डाल देती थी। तो ऐसा इसके साथ भी हुआ। तो 60 रानियों का सती होना एक बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है। और ये क्रूर दृश्य जो है, अजवेडो आया था उस समय गढ़वाल की यात्रा में। तो अजवेडो ने अपनी पुस्तक में 60 रानियों के सती होने का वर्णन किया है, ठीक है। इस मार्मिक जो दृश्य था, 60 रानियों का एक साथ सती होना, उसका इसने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। किसने, अजवेडो ने। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि किसने 60 रानियों के सती होने की वर्णन किया है, तो अजवेडो ने किया है, ठीक है। श्यामशाह को गढ़वाल का तुगलक व घमंडी राजा व विलासी राजा आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि किसको गढ़वाल का तुगलक या घमंडी राजा पुकारा जाता है, तो किसको पुकारा जाता है, श्याम शाह को, ठीक है। तो मैंने बताया था कि श्याम शाह का कोई पुत्र नहीं था। तो अगला शासक जो श्याम शाह के बाद हुआ, वह हुआ हमारा महपति शाह, ठीक है। तो महपति शाह जो है अगला शासक रहा श्याम शाह के बाद, ठीक है। महपति कौन था, महीपति, ठीक है, महपति शाह ये था श्याम शाह का चाचा, ठीक है, जो कि अगला शासक रहा पवार वंश का, ठीक है। तो महपति के बारे में और इसके बाद के अन्य जो राजा है उनके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। जो जितने भी राजा आए हैं, हम इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि आपको भी बोरियत ना हो, एक साथ ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े। तो धीरे धीरे हम सभी राजाओं को, उत्तराखंड के इतिहास को कवर करेंगे। इससे पहले हमने चंद्रवंश को पूरा कर दिया है, ठीक है। चंद्रवंश को पार्ट बाय पार्ट हमने यहाँ पे पूरा कर दिया है। ऐसे ही हम पवार वंश को भी धीरे धीरे पूरा कर लेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ चलते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, याद कीजिए इन चीज़ों को, तो ताकि आप लोगों को भी एक ही बार में बर्डन ना हो चीज़ों का, ठीक है। तो इसमें हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।